जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश के सभी शासकों के बारे में विस्तार से चर्चाएं की और आज उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। देखिए, सबसे पहले अगर एम्पायर की बात की जाए तो एम्पायर जो शुरू किया गया था वो मौर्य वंश के ही द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन में किसी वंश के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ऑप्शन में आपको पूछा जा रहा है कौन से शासक के द्वारा। तो शासक में पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा बिंदुसार और चौथा कनिष्क। ये कनिष्क तो सबसे बाद में आएंगे, मतलब बहुत ही बाद में आएंगे। लेकिन ये तीनों के तीनों जो शासक हैं, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ये तीनों ही मौर्य वंश के शासक हैं। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जो कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य की मदद से किया गया था। तो पहला ऑप्शन अशोक, अशोक जो कि बिंदुसार का बेटा है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि बिंदुसार के पिता है। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो रहे वो कौन रहे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। देखिए, कई ग्रंथ है जिसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे भास। ये जो भास है, भास ने क्या लिखा था, तो स्वप्नवास वदता और अश्वघोष, विशाखदत्त, ये सारे के सारे क्या है, लेखक है। इंडिका एक पुस्तक का नाम है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो विशेष रूप से वर्णन की अगर बात करें तो किसके ग्रंथ में, प्रश्न का मतलब है कौन से ग्रंथ में, किसके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है, तो भास के द्वारा लिखा गया जो वासवदता है, स्वप्नवासवदता, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन नहीं है, बल्कि ये जो अवंती के शासक हैं उसके बारे में वर्णन है। अश्वघोष, इनका भी कोई विशेष योगदान नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लेकिन जो विशाखदत्त द्वारा रचित कौन सी पुस्तक, मुद्रा राक्षस, इसमें विशेष रूप से जो वर्णन किया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जबकि इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इस इंडिका पुस्तक में पूरे के पूरी जो मौर्य प्रशासन है कि मौर्यों में जो शासन व्यवस्था रही, उनका जो प्रशासन रहा, कैसा कैसा रहा, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो वर्णन हुआ वो कौन सी पुस्तक में हुआ, तो याद रखें विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो क्या नाम है उसका, तो विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आपका मुद्रा राक्षस। इसी में वर्णन है चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए, तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चाणक्य का अन्य नाम। देखिए, चाणक्य का जो अन्य नाम है, कई नाम है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य जो नाम पड़ा उनके पिता के नाम पर पड़ा, उनके पिता के नाम पर कौटिल्य नाम पड़ा। जबकि जो विष्णुगुप्त है वो विष्णुगुप्त उनके बचपन का नाम था। और सी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र ये इनके पुस्तक का नाम है, न कि इनके अन्य नाम है। तो अन्य नाम में एक तो कौटिल्य है, दूसरा विष्णुगुप्त है, और अर्थशास्त्र इनके पुस्तक का नाम है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। चलिए साथियों, चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र कौन से सब्जेक्ट पर आधारित है, कौन से विषय पर आधारित है, तो क्या वो आर्थिक है। देखिए, नाम से पता चल रहा है अर्थशास्त्र, लग रहा होगा आर्थिक, लेकिन ये आर्थिक विषय पर आधारित नहीं है, लिटरेचर पर भी आधारित नहीं है, यानी साहित्यिक विषय पर भी आधारित नहीं है, विदेश नीति पर भी आधारित नहीं है। ये पूर्णतः आधारित है किस पर, राजनीतिक पर। यानी राजनीतिक जो मामले थे भारत में, किसको लेकर, खासकर जब घनानंद ने अपमानित किया था किनको, कौटिल्य को, तो उसके बाद जो
कार्य उन्होंने किया, उन चीज़ों का वर्णन है, तो ये पूर्णतः राजनीतिक पर आधारित है। तो चलिए 5वां नंबर का प्रश्न क्या है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। जो डिमेकस है, डिमेकस क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था? जी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आए थे? तो वो आए थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद कह रहा बिंदुसार, जी हाँ, बिंदुसार के ही शासनकाल में कौन आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस आया था। और मैंने आपको बता दिया है थ्योरी में। बताइए ये किनके राजदूत बनकर आए थे? डिमेकस जो है ये आए कहाँ से और किनके राजदूत बनकर आए थे? अशोक, जी नहीं, अशोक के शासनकाल में नहीं आया था, ना ही कनिष्क के शासनकाल में आया था। ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर का कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा ईंटों का, ऑप्शन बी कह रहा पत्थर का, ऑप्शन सी कह रहा लकड़ी का, और ऑप्शन डी कह रहा है मिट्टी का। तो क्या पाटलिपुत्र में जो महल बनाया गया क्या चीज़ का बना हुआ है? क्या ईंट का बना हुआ है, पत्थर का, लकड़ी का, या फिर मिट्टी का? साथियों, जब खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुआ कुम्हरार से, पटना पाटलिपुत्र के कुम्हरार से, चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त का जो महल था वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का। लकड़ी का महल नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि लकड़ी के महल का अवशेष प्राप्त हुआ है, इस बात का ख्याल रखें। अगला प्रश्न कह रहा है सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में या किसने किया था? पहला ऑप्शन कह रहा है रुद्रदामन, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा बिंबिसार, और चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या वो रुद्रदामन था, क्या वो समुद्रगुप्त था, क्या वो बिंबिसार था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था? तो मैंने आपको बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। कहाँ पर किया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात के गिरनार पर्वत पर किया गया था। और इनकी मरम्मत 2 लोगों ने करी थी, 2 शासकों ने करी थी। एक तो शक वंश का जो सबसे खतरनाक राजा कौन थे? तो रुद्रदामन। और फिर गुप्त वंश के आखिरी शासक जिसका नाम था समुद्रगुप्त। इन दोनों ने 2 बार मरम्मत किया था। तो मरम्मत की अगर बात पूछी जाए तो मरम्मत का श्रेय इन्हीं दोनों को जाता है, जबकि निर्माण जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? देखिए, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच एक संधि हो गई थी बिना युद्ध के, लेकिन कुछ बुक में आपको देखने को मिलता है कि उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, फिर जाकर के संधि हुई। तो वो युद्ध हुआ कब? मतलब युद्ध में हारा कौन? तो सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद संधि हुई। तो वो हारा कब, यानी पराजित किया किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया? क्या 310 बीसी था, क्या 305 एडी था, क्या 300 बीसी था, या 315 बीसी? तो मैंने आपको बताया था 305 बीसी, लेकिन ऑप्शन देखिए 305 बीसी नहीं है, 305 एडी है। इन बात का ध्यान रखें आप। 305 एडी का मतलब हुआ कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसके 305 साल बाद। और 305 बीसी का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म से 305 साल पहले। बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी 610 वर्ष का अंतर हो जाता है। तो 305 एडी नहीं, 305 बीसी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में चूंकि एडी है तो इसका मतलब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हम लोगों को क्या करे, संतुष्ट करे। इसलिए इसमें हम लोग आपत्ति जता सकते हैं कि यहाँ पे बीसी नहीं, सॉरी एडी नहीं, बीसी होना चाहिए। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था तो कौन सा क्षेत्र नहीं था? क्या वो कलिंग, क्या बिहार, क्या अफगानिस्तान, क्या श्रीलंका? तो देखिए, अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं होने की बात है तो बिहार तो पूर्णतः बिहार तो था ही, अफगानिस्तान तो था ही, कलिंग भी था जिसको 261 बीसी में युद्ध के माध्यम से शामिल कर लिया गया था। और साथियों, श्रीलंका जो कि इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। कौन से साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य का हिस्सा फिलहाल कौन? श्रीलंका नहीं था।
अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी की बात हो रही है, तो बताइए बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे। क्या वो अशोक थे, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्या बिंदुसार थे, क्या दशरथ थे। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 1 और 3। तो 1 में कौन है अशोक, 3 में कौन है बिंदुसार। अब तो मैंने बताया था आपको कि बिंदुसार जो कि आजीवक संप्रदाय धर्म को मानने वाले थे, तो इसका मतलब बिंदुसार 3 नंबर में है, बिंदुसार तो नहीं होगा। जहाँ जहाँ बिंदुसार है उस ऑप्शन को काट सकते हैं आप। तो ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब देखिए बी में कह रहा है 2 और 4। तो 2 और 4 तो है, लेकिन 2 जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। ये जैन धर्म को फॉलो करने वाले थे और संथारा करने के कारण ये क्या हुए थे, इनका देहांत हो गया था 300 BC में। ये श्रवण बेलगोला चले गए थे और श्रवण बेलगोला जाकर ही क्या हुआ था, इनका देहांत हो गया था। तो इसका मतलब 2 भी नहीं होगा, मतलब बी भी नहीं होगा। 1 और 4, जी हाँ, अशोक और दशरथ पूर्णतः किसको, बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा। क्या वो चार्ल्स मैडकॉफ थे, क्या वो जेम्स प्रिंसेप थे, क्या हैरी स्मिथ थे, क्या फिर मैक्स म्यूलर थे। तो साथियों अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय अगर जाता है तो वो किसको जाता है, जेम्स प्रिंसेप को, जो कि 1837 में पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेप जो कि इस शिलालेख को कब पढ़े थे, तो 1837 में पढ़े थे कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। 12वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। मेगास्थनीज की बात हो रही है, तो मेगास्थनीज आपको पता है कि मेगास्थनीज ही वो राजदूत थे जो क्या किए थे, इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। और मेगास्थनीज को छोड़ के गए थे कौन, तो वो छोड़ के गए थे सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना की देखभाल के लिए, और चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हो रहे सारे के सारे कार्यभार को उल्लिखित करने के लिए छोड़ के गए थे। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही थे कौन, तो मेगास्थनीज, जो कि कहाँ से आए थे, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ आए थे। अच्छा, ऑप्शन ए कह रहा है अशोक, ऑप्शन बी कह रहा है बिंदुसार, ऑप्शन सी कह रहा है दशरथ। ये आखिरी शासक माने जाते हैं, हालांकि आखिरी शासक वृद्धरथ थे, मतलब सबसे आखिरी और कुछ अच्छा करने वाले शासक की अगर बात करें तो वो दशरथ ही थे। बिंदुसार की अगर बात करें तो बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे, जबकि अशोक 99 भाइयों की हत्या करके तब जाकर के शासन को प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। मौर्यकालीन शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था, क्या वो नालंदा था, नहीं, क्या उज्जैन था, क्या तक्षशिला या फिर पाटलिपुत्र। तो नालंदा, उज्जैन, तक्षशिला। देखिए मौर्य वंश में जो मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध केंद्र, हालांकि सिर्फ मौर्य वंश ही नहीं, मौर्य साम्राज्य ही नहीं, मौर्य साम्राज्य से कुछ पहले कुछ बाद तक जो तक्षशिला है वो क्या रहा, तो शिक्षा का केंद्र रहा। और नालंदा भी केंद्र रहा, लेकिन सर्व प्रमुख की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा सबसे फेमस, तो वो कौन थे, तक्षशिला थे। और यहीं के आचार्य थे कौन, विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य या फिर चाणक्य, जिन्होंने क्या किया था, तो घनानंद को संदेश भेजा था, मतलब घनानंद के लिए संदेश लेकर खुद पहुँचे थे उनके दरबार में, और उनको अपमानित करके भगा दिया गया था, जिनका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक शासक तैयार किया था जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उस शासक के माध्यम से उन्होंने घनानंद की हत्या करवाई और फिर उस वंश की नींव, उस वंश की जो उस वंश को ही समाप्त कर दिया। चलिए 14वां नंबर का प्रश्न क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या था, तो मैंने ये कई बार बता दिया आपको। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल के बारे में पूर्णतः वर्णन किया है, और सिर्फ मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही नहीं, बल्कि उससे पहले और उसके बाद में कुछ अध्याय बाद में भी जोड़े गए हैं, और ये प्रकाश में आया, उसके बारे में आगे प्रश्न है।
अर्थशास्त्र ये तो कौटिल्य के द्वारा यानी चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। ऋग्वेद ये तो वैदिक काल की सबसे प्राचीन पुस्तक है। और पुराण, ये पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। ये भी हिंदू धर्म से संबंधित है और ये राजनीति से संबंधित है और ये प्रशासन से संबंधित है। 15वां नंबर का प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है। कलिंग युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है कौन से अभिलेख में है? क्या वो जूनागढ़ अभिलेख है, या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख है, क्या वो मास्की अभिलेख है, या फिर गुर्जरा अभिलेख है? तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये हाथी गुम्फा अभिलेख में दिखाई देता है। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया किसके गया था? तो चेदी वंश के राजा कौन? खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था। और मास्की गुर्जरा जो अभिलेख है इसमें अशोक नाम का वर्णन प्राप्त होता है। जूनागढ़ ये संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन और सबसे लंबा अभिलेख है जिसमें गिरनार पर्वत के बारे में यानी गिरनार पर्वत पर निर्मित सुदर्शन झील के मरम्मत के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और 16वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते थे। देखिए, अपने शिलालेखों की बात हो रही है। तो मैंने कहा था आपकी 12वें और 13वें शिलालेख में जो नाम दिखाई दिया है उसमें क्या नाम दिखाई दिया है? तो अशोक नहीं बल्कि क्या? पियदस्सी। पियदस्सी, अशोक नहीं। अशोक ये तो मास्की और गुर्जरा, उदयगोलम और एक और अभिलेख है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और चक्रवर्ती, ये इनका नाम था ही नहीं। और ऑप्शन डी कह रहा सभी, तो ये तो नहीं होगा। 17वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन किसने करवाया था। प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन किसने करवाया था। ऑप्शन ए कह रहा है बिंबिसार, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कह रहा है अशोक और ऑप्शन डी कह रहा है अजात शत्रु। तो प्रथम जैन महासंगीति की बात हो रही है साथियों। तो जैन महासंगीति में क्या बिंबिसार ने करवाया था, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, क्या अशोक ने करवाया था, या फिर अजात शत्रु ने करवाया था। तो जैन, देखिए अशोक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसने क्या किया था, तृतीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था। अजात शत्रु जो कि प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था, और बिंबिसार ये किसी भी महासंगीति को आयोजित नहीं करवाए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये 300 BC में क्या किए थे, तो प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया था जिसमें जो जैन धर्म थे वो दो समुदाय में बट गए, एक तो अस्थावीर और दूसरा महासंघिक बन गए। और अस्थावीर वो रहे जो क्या हुए, ये श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। श्वेतांबर वे रहे जो सफ़ेद वस्त्र धारण किया और शांतिपूर्वक अपने घर में ही रह करके जीवन बिताया, और दिगंबर वो रहे जो अलग अलग जगह जा कर के धर्म का प्रचार किए। तो चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं के फॉलोवर थे जो किसके साथ, भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए, श्रवण बेलगोला, और वहाँ संथारा करने के कारण क्या हुए, ये निर्वाण की प्राप्ति कर लीजिए। 18वां नंबर का प्रश्न कह रहा है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था। ये अशोक के बारे में कहा जा रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था। तो साथियों, ऑप्शन ए कह रहा है श्रीलंका, ऑप्शन बी कह रहा है चीन, ऑप्शन सी कह रहा है जापान, और ऑप्शन डी कह रहा है अफगानिस्तान। क्या श्रीलंका भेजा था? जी हाँ, जो अपने अशोक एक बेटा जिसका नाम था क्या, महेंद्र, और अपनी एक बेटी जिसका नाम था संघमित्रा, दोनों को कहाँ भेजा, श्रीलंका। और श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था वो क्या नाम था, सिलोन। चीन, जापान और अफगानिस्तान नहीं भेजे थे। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वां नंबर का प्रश्न कह रहा है बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे। क्या वो जैन धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे, आजीवक संप्रदाय के थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये आजीवक संप्रदाय धर्म के मानने वाले थे। और आजीवक संप्रदाय धर्म की स्थापना किसने किया था, तो मखलीपुत्र गौशाल ने किया था। और आजीवक संप्रदाय पूर्णतः भाग्यवादी धर्म था जो कि भाग्य पर आधारित था कि जो होगा तो भाग्य से होगा, कर्म से कुछ नहीं होगा। लाखों कोशिश कर लो, कर्म का कुछ नहीं हो सकता। क्या पता किस हद तक ये सही थे। 20वां नंबर का प्रश्न कह रहा है नागार्जुन पहाड़ी में आजीवक के लिए गुफाएं किसने बनाई थी। ऑप्शन ए कह रहा है दशरथ, ऑप्शन बी कह रहा है अशोक, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा है बिंदुसार।
नागार्जुन पहाड़ी में आजीवकों के लिए, आजीवक का मतलब यही आजीवक जो भाग्यवादी धर्म को मानते थे, आजीवक संप्रदाय के लिए किसने गुफाएं बनवाई थी? क्या दशरथ ने बनवाई थी, क्या अशोक ने बनवाई थी, या फिर दोनों ने? जी नहीं साथियों, केवल और केवल किसने बनवाई थी? दशरथ। दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए 3 गुफाएं, कहाँ पर? नागार्जुन। यहीं पे अगर हो जाता दूसरा पारी, कौन सा पारी? आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ साफ साफ। 21वां नंबर का प्रश्न कह रहा है अर्थशास्त्र पहली बार कब प्रकाश में आया? अर्थशास्त्र की बात हो रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रकाशित हुआ तो कब हुआ, तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र पहली बार जो प्रकाश में आया वो आया 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में प्रकाश में आया कौन? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अशोक के अभिलेखों को कितने वर्गों में बांटा गया है? क्या प्रश्न कह रहा है अशोक के अभिलेखों को कितने वर्गों में बांटा गया? क्या वो 5, 4, 3 या फिर 7? तो साथियों मैंने आपको बताया था कि अशोक के अभिलेखों को 4 वर्ग में बांटा गया, और वो 4 वर्ग कौन कौन से थे मैंने आपको पूरी विस्तार के साथ बताया हुआ है। जाइए और जाके जो थ्योरी है उसको देखिए। 23वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मौर्य वंश के अंतिम उत्तराधिकारी कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो वो देखिए दशरथ सबसे आखिरी शासक थे जो कुशल थे, लेकिन सबसे आखिरी उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो वो कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने करी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। और बौद्ध धर्मन, मतलब बौद्ध धर्मन को मानने वाले जितने भी शासक थे उनका सफाया हो गया, और फिर एक नए वंश की स्थापना हुई जिसको हम लोग जानते हैं किस वंश के नाम से? तो पुष्यमित्र शुंग के नाम से, जिसके बारे में हम लोग बस कुछ ही समय में पढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो अशोक को धार्मिक शिक्षा दिया था वो किसने दिया था? अशोक की बात हो रही है। अशोक को धार्मिक शिक्षा किसने दिया था? क्या वो निग्रोध थे, क्या वो सुशीम थे, क्या वो उपगुप्त थे? जी हाँ, उपगुप्त ही थे जिन्होंने क्या किया था? अशोक को धार्मिक शिक्षाएं दी थी। 25वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसकी सहायता से अशोक ने अपने भाइयों की हत्या करी? तो मैंने आपको बताया था कि विष्णुगुप्त का जो शिष्य था कौन? राधागुप्त। राधागुप्त के ही मदद से क्या किया था? तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, और 99 भाइयों की हत्या करके फिर राजगद्दी प्राप्त किया। तो वो कौन थे? राधागुप्त। और ये राधागुप्त कौन थे? विष्णुगुप्त के शिष्य थे। और ये विष्णुगुप्त कौन थे? जिन्होंने घनानंद की हत्या करवाई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, निम्न में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाएं से बाईं की ओर लिखी जाने वाली जो लिपि है वो एकमात्र लिपि जिसका नाम है यहाँ पर खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि कहाँ से कहाँ? दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती है। 27वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में अशोक द्वारा निर्मित किया गया जो गुफा था वो कौन था? क्या वो सुदामा था, क्या विश्वजोपरी था, क्या वो कर्ण चौपर था, या फिर वो लोमश ऋषि था? तो मैंने आपको साफ साफ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो अशोक द्वारा निर्मित गुफा थी उसमें सुदामा, विश्वजोपरी और कर्ण चौपर था। सुदामा, विश्वजोपरी और कर्ण चौपर। ऑप्शन ए में कह रहा है 1, 2 और फिर 4। तो 1, 2, 4। ये जो लोमस ऋषि है इसका निर्माण इसने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? तो इनके पौत्र दशरथ ने किया था। तो इस तरह से जहाँ जहाँ 4 होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे कौन? अब बचे एक ही ऑप्शन, सी नंबर, 1, 2 और 3। 28वां नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन से विजित प्रदेश सेल्यूकस निकेटर ने वापस दे दिया था? क्या वो काबुल था, गुजरात था, कंधार था, बलूचिस्तान, हेरात? तो मैंने आपको बताया था कि जब सेल्यूकस निकेटर वापस जा रहा था तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान, ये चारों के चारों विजित प्रदेश जो कभी किनके द्वारा जीता गया था? तो सिकंदर के द्वारा। और जीत करके किनके हवाले कर दिया था? सेल्यूकस निकेटर के हवाले कर दिया था। इनको दे दिया गया, किनको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को वापस कर दिया गया एक संधि के माध्यम से। और देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 1, 2, 3। तो 1, 2 तो नहीं होगा, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा। 2, 2 और फिर 2। तो बचे कौन? 1, 3, 4, 5। 1, 3, 4 और 5। जी हाँ, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29वां नंबर का प्रश्न है, कौन से युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई? धम्म का मतलब, धम्म को संस्कृत भाषा में धर्म कहा जाता है, यानी धम्म एक प्राकृत भाषा है। धम्म क्या है? तो प्राकृत भाषा, जबकि धर्म क्या है? संस्कृत भाषा। ऑप्शन ए कह रहा है कलिंग,
ऑप्शन बी कह रहा है वितस्ता, और ऑप्शन सी कह रहा है हाइडेस्पिस, ऑप्शन डी कह रहा है सभी। तो कौन से युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। मैंने आपको साफ साफ बताया था, कलिंग युद्ध 261 बीसी में हाथी प्राप्ति के लिए लड़ा गया था और इसमें काफ़ी नरसंहार हुआ था। और जब नरसंहार हुआ तो इसको देख करके हृदय परिवर्तन हुआ। किसका? तो हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का, जिन्होंने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति अपनाया और फिर धार्मिक राह पर चल पड़े। और इस तरह से जो एक बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति बन गए। कौन? अशोक। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो अलग अलग जगह गए, अलग अलग जगह अपने फॉलोअर्स को भी भेजे, अलग अलग जगह अपने बेटा और बेटियों को भी भेजे। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के कुणाल या फिर बृहद्रथ तक बनते हैं, उन सारे के सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा किया और इसका डिटेल डिस्कशन मैंने थ्योरी में किया हुआ है, इसलिए मैं बहुत तेज़ी के साथ इसको आगे बढ़ाया। तो साथियों, आज के प्रश्न को मैं यहीं तक रख रहा हूँ। हो सके तो एक और वीडियो इसमें इसके जो प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न है इसको भी देख लिया जाएगा। लेकिन आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।